मित्रों, कहानी का आप आनंद ले रहे थे। कहानी आप सुन रहे हैं लूसी हत्याकांड। सस्पेंस से भरपूर मर्डर मिस्ट्री, हॉरर, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से भरपूर कहानी है। मित्रों, इसका आनंद लीजिए। कहानी का अगला भाग शुरू हो रहा है। पहले भाग में मैं याद दिला दूं आपको कि कुणाल, अरे पगली, तुम लोग अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ा रहे थे और इस बात की खबर मुझे ही नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। यानी कि कुणाल जो लूसी के ऑफिस में काम करता था, वो अपनी आप बीती कथा जो है, क्योंकि वो गरीब था, वो लंच बॉक्स में अपने साथ बेचारा कभी प्याज हरी मिर्च ला के, तो जबरन उसने एक बारी कि बड़े उदास आप लग रहे हो, तो वो अपनी हालात उसको शेयर कर रहा था। वही कथा चल रही थी कि लूसी उसको सुन रही थी और वो अपनी आप बीती यानी कि बैकग्राउंड कथा वो सुना रहा था। तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कथा। अब अगले दिन सुबह कथा अब शुरू होती है। यहाँ तक हमने बतलाया था। अगले दिन सुबह कुणाल, माँ मैं जा रहा हूँ, आज कुछ देर हो जाएगी। माँ, अच्छा बेटा, मगर ज्यादा देर मत करना, रात के खाने तक आ जाना, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। कुणाल, ठीक है माँ, अब चलता हूँ। शाम को कुणाल अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। उसके दोस्त की घड़ियों की दुकान थी। वे उसका बहुत पुराना मित्र था। कुणाल, हाय प्रवीण, कैसा है दोस्त? सब ठीक है ना? और बता, भाभी जी का क्या हाल चाल है? और वो हमारी गुड़िया के क्या हाल चाल है? अब तो वो 3 बरस की हो गई होगी। प्रवीण, क्योंकि कुणाल का दोस्त प्रवीण था, उसकी घड़ियों की दुकान थी। तो प्रवीण, अरे कुणाल, मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दे, तभी तो मैं तुझे कुछ बता सकूंगा। अरे यार, मेरे बारे में ही पूछता रहेगा या फिर अपने बारे में भी कुछ बताएगा? तू बता, तेरे घर के क्या हाल चाल हैं? आंटी अंकल का क्या हाल चाल है? और वो हमारी 3 बहनों का क्या हाल चाल है? खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। पहले ये बता कि तू लेगा क्या? कई वर्षों के बाद आया है यार, क्या लेगा, चाय या फिर ठंडा? कुणाल, नहीं दोस्त, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बस एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। मगर कमाल है दोस्त, इतने सालों में भी तू कुछ भूला नहीं, तुझे सब याद है मेरे बारे में, वरना इस भाग दौड़ भरी लाइफ में कौन किसे याद रखता है, पता है? प्रवीण, ये बात तो तुझ पर भी लागू होती है दोस्त। खैर ये ले, ठंडा पानी पी ले और बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? कुणाल, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, घर में सब लोग ठीक हैं और मेरा तो ये कॉलेज का आखिरी साल है, उसके बाद कॉलेज का अलविदा, बस उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रवीण, अच्छा ये बता, हाँ हाँ बोल, अच्छा ये बता कि आज मेरे पास आना कैसे हुआ? बोल, मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुणाल, अरे कुछ नहीं यार, तू जरा ये मेरी घड़ी देख ले। प्रवीण, अरे इस घड़ी को क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे आज भी याद है, ये घड़ी तुझे तेरे पापा ने दी थी तेरे कॉलेज में एडमिशन के समय, और मुझे ये भी कभी तक याद है कि ये तुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये तेरे पिता की अमानत है, उन्होंने तेरे को गिफ्ट की थी, और जो गिफ्ट दी गई चीज होती है वो बहुत प्रिय होती है मित्र। अरे दोस्त, ये टाइटन की घड़ी है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकती।
कुणाल, यार तेरी याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी। अच्छा ये बता कि अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? परवीन, मेरे भाई ऐसी तोहफों की कोई कीमत नहीं होती, ये तो अनमोल होते हैं। तू ये मेरे साथ कौन सा मजाक कर रहा है? कुणाल, अरे नहीं यार, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि ये घड़ी अब 3 साल पुरानी हो गई है, अगर मैं इसे बेचूंगा तो कोई मुझे इसके आधे पैसे मतलब 500-600 तो दे ही देगा और मैं एक सस्ती सी घड़ी खरीद लूंगा। परवीन, देख यार, अगर समय पड़ने पर दोस्त के काम ना आए तो दोस्त होने का क्या फायदा। अगर तुझे 500-600 रुपए की जरूरत है तो मैं तुझे दे देता हूँ, तेरे पास जब हो तब लौटा देना, मगर उसके लिए तुझे घड़ी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल, नहीं यार, मैं अपना मन बना चुका हूँ। परवीन, ठीक है, तेरी मर्जी, बोल कितने पैसे दूं? तू जो बोलेगा मैं उतने पैसे तुझे दे दूंगा। कुणाल, देख यार, अब तेरे से क्या छुपाना, मैं ये घड़ी लेकर दूसरे दुकानदारों के पास भी गया था, मगर किसी ने भी इसकी सही कीमत नहीं लगाई। कोई 300 कह रहा था तो कोई 200 कह रहा था, मगर मेरी घड़ी की कीमत तो 1000 रुपये है। तू एक काम कर, मुझे इसके 400 रुपये दे दे तो मेरा काम चल जाएगा। परवीन, ठीक है, जो मैं तुझे दूंगा तू चुपचाप उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके ले लेगा। कुणाल मन ही मन में सोचने लगा कि मेरा दोस्त तो मुझे 200 रुपये ही देगा, खैर कोई बात नहीं, मजबूरी है। कुणाल, ठीक है दोस्त, जो आप मुझे दोगे मैं उसे रख लूंगा। परवीन, तो ये ले, मगर इसे यहाँ मत खोलना, चुपचाप इसे अपनी जेब में रख ले। कुणाल, ठीक है दोस्त, ले मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया, अब मैं चलता हूँ। कुणाल ने दुकान के बाहर आकर सोचा कि अब तो मैं दुकान के बाहर हूँ, देखता हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। जब उसने अपनी जेब से पैसे निकाले तो वो हैरान रह गया। उसने उन पैसों को 2-3 बार गिना। वो हैरान रह गया कि उसके दोस्त ने उसे पूरे 1000 रुपये दे दिए थे। इससे रहा नहीं गया और वो वापस अपने दोस्त की दुकान पर गया और बोला, कुणाल दोस्त, आपने हमें गलत पैसे दे दिए हैं, आपने गलती से हमें पूरे 1000 रुपये दे दिए हैं। परवीन, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे 1000 रुपये दिए हैं, इसमें संकोच करने की क्या बात है, यदि ये कम है तो बोल, मैं और दे देता हूँ। कुणाल, देख दोस्त, तुझे इस घड़ी के कोई भी 1000 रुपये नहीं देगा, तुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500 रुपये ही देगा। तू हमारे लिए अपना नुकसान मत कर, तू हमें सिर्फ 400 रुपये ही दो ताकि आप कम से कम 100 रुपये तो कमा लो। परवीन, देख यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है, तू मुझसे ऐसी बात मत कर। मैंने ये घड़ी बेचने के लिए नहीं ली है, ये तो मेरी अमानत है जो मैंने अपने पास संभाल कर रख ली है। ये घड़ी बिकाऊ नहीं है, अगर कोई मुझे इसके 5000 रुपये भी देगा तब भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। कुणाल, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरा दिल दुखाया है। आज तूने साबित कर दिया कि इस संसार में दोस्ती आज भी जिंदा है। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ। वहाँ से कुणाल एक कपड़े की दुकान पर गया। दुकानदार, आओ भाई साहब बैठो, बोलो क्या दिखाऊं? कुणाल, जी मुझे सलवार कमीज का कपड़ा दिखाइए, मेरी बहनें अभी पढ़ती हैं इसलिए ज़्यादा महंगा मत दिखाइए, बस कपड़ा सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए। दुकानदार, ये लीजिए, ये देखिए, ये बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ है, इसमें 4 कलर हैं। कुणाल, ये कपड़ा कुछ अच्छा लग रहा है, क्या दाम है इसका? दुकानदार, ये 18 रुपये मीटर है और ये हमारी दुकान में
सबसे ज़्यादा बिकता है। कुणाल, भैया थोड़ा सही दाम लगा लो ना, मैं गरीब आदमी हूँ, आप इसका दाम आप 16 रुपये मीटर लगा लो, मैं आपसे बहुत सारे कपड़े खरीद लेता हूँ। दुकानदार, अच्छा बोलो कितना कपड़ा चाहिए। कुणाल, भैया ये 16 से 25 बरस की लड़की के लिए कितना कपड़ा लगेगा। दुकानदार, बाबूजी 4 मीटर बहुत होता है इस उम्र की लड़कियों के लिए। कुणाल, ठीक है फिर आप मुझे 6 सलवार और 6 कमीजों का कपड़ा दे दो, जिसमें से 3 सलवार सफ़ेद रंग की और 3 कमीज आसमानी रंग की, और बाकी सब अलग अलग रंग के दे दो, और एक अच्छी सी साड़ी और एक कुर्ता पैजामे का कपड़ा दे दो। दुकानदार, ये लो बाबूजी, आपके कपड़े कुल मिलाकर 675 रुपये हो गए। कुणाल, ये लो ठीक ठीक पैसे काट लो। दुकानदार, अरे बाबूजी इसमें क्या और काटूं, इसमें तो पहले ही 25 रुपये कम है। कुणाल, ठीक है लाला जी, फिर कभी कसर निकाल लेना। कुणाल ने दुकानदार से बाहर आकर सोचा कि आज तो मेरी जेब में पैसे भी हैं और मैं थक भी गया हूँ, क्यों ना घर जाने के लिए रिक्शा कर लेता हूँ। आए हाय, 5 रुपये तो लगेंगे सिर्फ। कुणाल, अरे भाई रिक्शे वाले, लाजमंती चलोगे क्या, कितने पैसे लोगे। रिक्शा वाला, जो जी में आए दे देना। मित्रों, कहानी का इमोशनल रुख चल रहा है, आप इमोशनल मत होइएगा, ये एक कहानी है, ये फिल्म स्टोरी, एक फिल्म चल रही है, आपको मैं संपूर्ण फिल्म दिखा रहा हूँ मित्रों, जो बिना पैसे से आप देखेंगे, एक एक दृश्य आपको नजर आएगा। कुणाल, अंकल क्या बात है, आप यह कंबल और यह मफलर क्यों ओढ़ रखा है, अभी इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही है। रिक्शा वाला, बेटा बूढ़ा आदमी हूँ, अगर ठंड लग गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें रोटी कौन खिलाएगा। कुणाल को रिक्शे वाले की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। उसने बड़े गौर से उस रिक्शे वाले के पैरों की तरफ देखा तो वह उसके पैरों की चप्पलों से उन्हें पहचान लिया। वह उसके पिताजी श्री गणपति श्रीवास्तव थे। जब उसे समझ आया कि उसके पिताजी कौन सा ओवर टाइम करते थे, यह सब सोचकर उसका मन अगलंग, आत्मा मगलिनी से भर आई, यानी कि रोने लगा, और वो रिक्शे वाले से बोला, कुणाल बस आप यहीं रोक दीजिए और यह लीजिए आपके 5 रुपये। रिक्शा वाला, लगता है बेटा इस शहर में नए आए हो, अभी लाजवंती नहीं आया। कुणाल, कोई बात नहीं, आप बस मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ अपने एक दोस्त के यहाँ काम है, वहाँ जाना है। कुणाल वहाँ से छोटा सा मुंह लेकर अपने घर चला गया। कोमल, कविता, अनीता, देखो भैया आ गए। क्या बात है भैया, आज बहुत उदास लग रहे हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, थोड़ी चाय बना देती हूँ। कुणाल, ठीक है, जरा ये सामान रख। क्या कह रहे हो? अरे ठीक है बिटिया, ठीक है बहन, जरा ये सामान रख दे और मुझे चाय भी पिला दे। मम्मी, अरे बेटा तू हाथ मुंह धो ले, चाय मैं बना देती हूँ। देख तो जरा आज हमारे घर में कौन आया है। ये है अनीता की सहेली पद्मा और यह उसकी दीदी पद्मा। आंटी जी, भैया जी, ये मेरे दीदी हैं और कल इन्हीं की शादी है। हम आप सबको आमंत्रित करने आए हैं। हमने इस कार्ड पर भी सह परिवार लिख दिया है। कृपया करके आप सभी लोग दीदी को आशीर्वाद देने जरूर आइए। तभी कुणाल के पापा भी आ गए। पद्मा, अरे अंकल, अंकल भी आ गए। अंकल जी आप भी जरूर आइएगा। अच्छा अब हम चलते हैं, जरा जल्दी में है क्योंकि अभी हमें 3 घरों में और जाना है। कार्ड बांटने, शादी का मामला है। गणपत श्रीवास्तव जो उनके पिता थे बोले, मुबारक हो बेटा,
हम सब में से कोई ना कोई तो जरूर ही जाएगा। कुणाल, मम्मी अब तो पापा भी आ गए हैं, अब तो हम मिलकर चाय पियेंगे। अरे छुटकी, जरा वो थैला तो लेकर आना। कविता, जी भैया अभी लाए, मगर आपका थैला भारी तो नहीं है ना? क्या आपकी किताबें हैं इसमें? यानी कि थैला इतना भारी तो कभी नहीं था, तो थैला इतना भारी क्यों है? कुणाल, अरे नहीं, इसमें मेरी किताबें नहीं हैं, बल्कि आप सबके लिए कपड़े हैं। ये लीजिए आपके लिए कुर्ते पैजामे का कपड़ा, ये माँ के लिए साड़ी, और कोमल ये तुम सभी के लिए 2-2 जोड़े सूट का कपड़ा, और ये लो इन सभी की सिलाई के पैसे। ये सभी कपड़े कल ही दर्जी को सीलने को दे देना। कोमल, अरे भैया मगर आपके कपड़े कहाँ हैं? कुणाल, अरे मेरे कपड़े भी आ जाएंगे, लड़कों का सब चल जाता है। गणपति श्रीवास्तव, मगर बेटा इतने सारे कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने अपनी किताबें तो नहीं बेच दी? कहीं तुमने अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी? कुणाल, नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए पापा, आप तो अपने काम और ओवर टाइम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आप घर की दाल रोटी के अलावा आप सोच ही नहीं पाते। देखिए पापा, हम और आप तो मर्द हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कपड़े जैसे भी हों, मगर यह हमारी बहनें हैं और आपकी बेटियों, ये अगर ऐसे कपड़ों में बाहर जाएंगी तो आपकी और हमारी कितनी बदनामी होगी। बस यही सोचते हुए मैंने यह सब किया है। और हाँ, मैंने इसके लिए कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मैं अपने दोस्त परवीन के पास गया था और मैंने उसे आपकी दी हुई वो घड़ी बेची है जो आपने मुझे मेरे कॉलेज के एडमिशन पर लेकर दी थी। पापा, उसने मुझे मेरी घड़ी के बदले में 1000 रुपये दिए हैं। और हाँ, एक बात और पापा, आप कल से ये ओवर टाइम में नहीं करेंगे, बल्कि कल से मैं शाम को कोई काम कर लूँगा। मम्मी, बेटा अगर तेरे पापा ओवर टाइम नहीं करेंगे तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी फीस कैसे भरी जाएगी? कुणाल, मम्मी तुम जानती भी हो कि पापा कहाँ और कितने घंटे ओवर टाइम करते हैं? मम्मी, हाँ मैं जानती हूँ कि तेरे पापा कहाँ और कितने घंटे ओवर टाइम करते हैं। वो मेहनत करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। मैं जानती हूँ कि वे रोज 8 बजे के बाद रिक्शा चलाते हैं। और माय गॉड, रिक्शा चलाते हैं। कोमल, क्या कह रही हो मॉम? तीनों बहनें ये बात सुनकर एकदम सुन्न हो गई और अपने भाई की तरफ देखने लगी। कुणाल, हाँ कोमल, माँ ठीक कह रही है। आज मैं खुद पापा के रिक्शे पर ही बैठकर आया हूँ। एक बेटे के लिए इससे दुख की बात और क्या होगी कि उसका बाप रात को रिक्शा चलाए और वो घर बैठकर रोटियां तोड़े। अरे भैया रो मत, आंसू मत बहाओ, मगर अब से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं पापा रिक्शा नहीं चलाएंगे, भले मुझे सब्जी की रेडी ही क्यों ना लगानी पड़े। गणपति श्रीवास्तव, जीते रहो बेटा, आज के बाद मैं रिक्शा कभी नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ और काम कर लूँगा। मैं अपने बेटे की आत्मा नहीं दुखा सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बेटे ने बहुत बड़ी बात बोली है। चलो सब मिलकर भोजन करते हैं अगले दिन। मम्मी, कोमल, ओ कोमल बेटा जरा इधर तो आना। कोमल, क्या हुआ मम्मी, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, बेटा जल्दी इधर आ, 4 बज गए हैं। कोमल, हाँ मम्मी 4 तो बज गए हैं, तो फिर क्या हुआ? मम्मी, बेटा वो छुटकी की सहेली की बहन की शादी है ना आज, तो उसी में जाने के लिए बुलाया था मुझे। ले यह 11 रुपए ले
और लिफाफे में डाल ले, ये सगन उसको डाल दियो। हैं? मम्मा ठीक कह रही हैं यार, सगन तो डालना ही पड़ेगा। कोमल, मम्मी मैं नहीं जा सकती, आप ही चले जाओ ना। मम्मी, अरे नहीं बेटा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है, तुम बच्चों का क्या कुछ भी पहन कर जा सकते हो। कोमल, वही तो कपड़े हम सभी के पास नहीं हैं और जो नए आए हैं वे सिलने के लिए गए हुए हैं। मम्मी ऐसा करते हैं कि छुटकी को ही भेज देते हैं, वैसे भी उसी की सहेली के घर ही तो जाना है, उसे जैसे मर्जी चली जाएगी। मम्मी, हाँ ये ठीक है। अरे कविता बेटी जरा इधर तो आना। कविता, जी मम्मी, आपने हमें बुलाया, कहिए क्या काम है। मम्मी, ये लो कविता, ये लिफाफा लो और अपनी सहेली के घर शादी पर हो आओ। बस ये लिफाफा उनको पकड़ाकर जल्दी से आ जाना, रुकना नहीं वहाँ है। कविता, मम्मी मगर मैं पहन कर क्या जाऊंगी, मेरा सूट तो 2 जगह से फटा हुआ है। मम्मी, मुझे मालूम है मगर वो साफ सुथरा तो है और वैसे भी तेरे सूट को कोई नहीं देखने वाला, बच्चों को कोई नहीं देखता, बस तू जाना और आ जाना। कविता, ठीक है मम्मी, जैसे आपको, मैं चली जाती हूँ और आप सही कह रही हैं, मैं बस जाकर ये लिफाफा देकर आ जाती हूँ, वैसे भी मुझे वहाँ कौन सी दावत खानी है। कविता एक भोली भाली सी लड़की थी जो अपने परिवार के कहने पर अपनी सहेली की बहन की शादी पर जा पहुंची थी। वो पंडाल में पहुंचकर इधर उधर देख रही थी मगर उसे उसकी पहचान का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेचारी छोटी सी बच्ची सहमी हुई सी अपनी सहेली को खोज रही थी। वो स्टेज के पास उस जगह खड़ी थी जहां अनेकों प्रकार के कीमती तोहफे रखे हुए थे। तभी वहां एक महिला आई और कविता को घूर घूर कर देखने लगी और बोली। मित्रों, इस कहानी का अगला भाग अगले एपिसोड में दिखाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, कहानी का आनंद लीजिए। नमस्कार।